जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ सिक्स आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 65। आज के लेक्चर में हम अपना लास्ट न्यूमेरिकल सब्जेक्ट फाइनेंस पोर्शन में से डिस्कस करने जा रहे हैं, जो क्या है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, अच्छा बस्टिंग हमने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन उस टॉपिक के होम असाइनमेंट में आपको कुछ ना कुछ देता रहूँगा। हर या दूसरे दिन एक बस्टिंग का क्वेश्चन होम असाइनमेंट के तौर पे एग्जाम लेवल का आपको दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें जो प्रॉब्लम आपकी होगी वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। उसकी कोई स्पेसिफिक कैलकुलेशन अगर आप कहेंगे तो किसी दिन बस्टिंग का कोई पूरा क्वेश्चन भी हम अटेम्प्ट कर लेंगे, वरना तरीकाकार ये होगा कि बस्टिंग का क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और उसमें से जो आपको जिन कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी हम उनकी कैलकुलेशन यहाँ पे सीख लेंगे। अगर तो सिर्फ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, पूरा क्वेश्चन अगर मुश्किल लग रहा है, जैसे एक दो क्वेश्चन है जिनकी नेचर थोड़ी डिफरेंट है, रूटीन के क्वेश्चन से थोड़ी डिफरेंट है, वो उस सूरत में फिर हम पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का टॉपिक भी हमारे साथ चलता रहेगा। क्लियर? तो प्रीवियस लेक्चर में आपको 3 होम असाइनमेंट बस्टिंग के क्वेश्चन दिए गए थे। कितने स्टूडेंट्स ने ये तीनों क्वेश्चन किए हैं? आधे से ज़्यादा ने किए ही नहीं है। चलिए, कल के लिए आपकी यही 3 क्वेश्चन की होम असाइनमेंट है। ये कौन कौन से क्वेश्चन थे? 4, 6 और 9। ठीक है, कल के लेक्चर में पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि इन बजटिंग के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो उसकी एडजस्टमेंट को डिस्कस करेंगे, कैलकुलेशन को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट के टॉपिक की तरफ चलेंगे। क्लियर? चलिए, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट इस चैप्टर की थीम सेट करते हैं। पहले देखते हैं कि ये क्या पढ़ने जा रहे हैं। रिस्क मैनेजमेंट, क्या हर बिजनेस, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में हो, दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, कोई भी नेचर ऑफ बिजनेस हो, उसे कुछ रिस्क फेस करना पड़ते हैं? इसका जवाब है यस। वो रिस्क बहुत सी टाइप्स के होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो रिस्क फेस करना पड़ते हैं वो रिस्क बहुत सी टाइप्स के होते हैं। कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली फाइनेंस से रिलेट करते हैं, जिनकी वजह से डायरेक्टली फाइनेंशियल लॉस होता है, उन्हें हम कहते हैं फाइनेंशियल रिस्क। कुछ रिस्क ऐसे हैं जिनकी वजह से डायरेक्टली फाइनेंशियल लॉस नहीं होता, लेकिन अल्टीमेटली दूर कहीं जाके कहीं ना कहीं फाइनेंस के साथ लिंक जरूर बन जाता है, लेकिन डायरेक्टली फाइनेंस से उसका ताल्लुक नहीं होता। जैसे रेपुटेशन रिस्क। रेपुटेशन रिस्क क्या है कि हमारी कंपनी के बारे में कोई गलत इंफॉर्मेशन जो मार्केट में सर्कुलेट करना शुरू हो जाए कि शायद ये अपनी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में हलाल इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल नहीं करते, मे बी, या कोई चाइल्ड लेबर है, या कोई इस तरह की एक्टिविटीज, ये रेपुटेशन रिस्क होता है। डायरेक्टली इससे फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, कोई इनडायरेक्टली हो सकता है। इसके अलावा वो बहुत सारे टेक्नोलॉजी रिस्क है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए लेकिन हम अपनी कंपनी के ऑपरेशन ओल्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर चला रहे हैं, मार्केट में टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो चुकी है, ये टेक्नोलॉजी रिस्क है। टेक्नोलॉजी ऑब्सोल्यूट डायरेक्टली फाइनेंशियल लॉस नहीं, दूर कहीं जाके इनडायरेक्टली अल्टीमेटली कुछ ना कुछ फाइनेंशियल टर्म में भी नुकसान कंपनी को शायद हो रहा हो, लेकिन डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं होता। तो रिस्क की 2 टाइप्स बड़ी हो गई, एक फाइनेंशियल और एक नॉन फाइनेंशियल रिस्क। ये जो चैप्टर 13 है हमारा लास्ट चैप्टर न्यूमेरिकल, ये रिलेट करता है फाइनेंशियल रिस्क से। और जो चैप्टर 12 है, अगर आप उसका टाइटल देखें ना चैप्टर 12 का, वो भी रिस्क से ही रिलेट करता है। वो क्या है? आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क। वो भी रिस्क से रिलेट करता है। लेकिन चैप्टर 12 नॉन, अमूमी तौर पे जो ज्यादातर रिस्क उसमें डिस्कस हुए हैं वो नॉन फाइनेंशियल है। चैप्टर 13 जो है फाइनेंशियल रिस्क है। इसका मतलब हुआ चैप्टर 13 के क्वेश्चन में जो रिस्क आएंगे हमने उनकी अमाउंट भी कैलकुलेट करनी होगी कि इससे कितना नुकसान हुआ, फॉर एग्जांपल। लेकिन चैप्टर 12 में हमने रिस्क को आइडेंटिफाई करना होगा, रिस्क को डिस्कस करना होगा, कैलकुलेशन नहीं होगी। फिर से चैप्टर 12 और चैप्टर 13 दोनों रिस्क वाले चैप्टर, दोनों रिस्क से रिलेट करते हैं। चैप्टर 13 में हमने रिस्क की क्वांटिफिकेशन भी करनी होगी, चैप्टर 12 में क्वांटिफिकेशन नहीं करनी होगी। क्लियर? इसीलिए चैप्टर 13 को उसने नाम दिया फाइनेंशियल रिस्क।
और जो चैप्टर 12 है उसको उसने फाइनेंशियल की टर्म यूज नहीं की, उसने जनरली कह दिया रिस्क असेसमेंट। तो ये फर्क ध्यान में रखिएगा, ये ना कल को आप कहें सर रिस्क मैनेजमेंट हमने कर तो ली है चैप्टर 13 में, चैप्टर 12 में दोबारा क्यों करवा रहे हैं? भाई वो डिफरेंट रिस्क है, वो डिफरेंट है, वो 2 लेक्चर्स में की गेम है चैप्टर 12, इसमें 9-10 लेक्चर लगेंगे। हालांकि ये 4-5 लेक्चर में निमट जाता है, लेकिन हम इसमें प्रैक्टिस के ऊपर ज्यादा तवज्जो देंगे। कंसेप्ट इसमें कम है, प्रैक्टिस भी कम है, हम थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि लॉजिकली हमने इस चैप्टर को कुछ हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक दिन में हालांकि 2 रिस्क भी डिस्कस हो सकते हैं फाइनेंशियल रिस्क में, इसमें 2, लेकिन जब 2 चीजें डिस्कस करते हैं तो हमें मिक्स होने का खतरा होता है। तो बजाय ये कि हम मिक्स होने का खतरा लेने नहीं, हम एक दिन में एक ही रिस्क डिस्कस करेंगे, हालांकि वो 30-35 मिनट में निपट जाया करेगा, कोई बात नहीं, उसके बाद एक क्वेश्चन कर लिया करेंगे, क्लास में ही कर लिया करेंगे, वो जल्दी क्वेश्चन निपट गया दूसरा क्वेश्चन कर लिया करेंगे। लेकिन एक दिन में 2 रिस्क नहीं करेंगे, एक ही रिस्क करेंगे, बाकी के टाइम में उस रिस्क की प्रैक्टिस किया करेंगे। क्यों एक दिन में 2 रिस्क क्यों नहीं कर रहे? करवाने को मैं करवा सकता हूं, मुझे क्या, मैं तो 3 भी करवा दूंगा, लेकिन आपके लिए प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी? 2 मुख्तलिफ कंसेप्ट जब एक ही दिन में पढ़ेंगे ना तो वो मिक्स होने का खतरा, एक दिन में एक वो पक्का कर लें फिर दूसरा, समझ रहे हैं रीजन? चले, पहला कंसेप्ट रिस्क कई तरह के होते हैं, फाइनेंशियल रिस्क, नॉन फाइनेंशियल रिस्क। नॉन फाइनेंशियल रिस्क चैप्टर 12 में, फाइनेंशियल रिस्क चैप्टर 13 में। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनेंशियल रिस्क चैप्टर 13। क्लियर? गुड न्यूज, आज कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं करना, आज सिर्फ बेस डेवलप करनी है। लेकिन आज का जो लेक्चर होगा ना ये पूरे चैप्टर में आपके काम आएगा। आज के लेक्चर के जो कंसेप्ट, पहली चीज ये देखें, जैसे ये चैप्टर 13 फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट है, आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ना है। आज क्या पढ़ना है? सिर्फ इंट्रोडक्शन टू हेजिंग या डेरिवेटिव मार्केट भी इसको बोलते हैं, टर्म्स के ऊपर हम अभी डिस्कशन करेंगे। फिर इसके बाद एक दिन ये रिस्क पढ़ेंगे, फिर ये रिस्क, ये अलग रिस्क है, ये रिस्क, ये रिस्क, ये रिस्क, ये सारी टाइप्स हम बाद में पढ़ते हैं। अभी ये है जी हमारा आज का टारगेट, सिर्फ एक छोटा सा पेज, और इसमें भी सबसे अहम चीज ये छोटा सा स्ट्रक्चर जो है ये हमने समझना है। तो तैयार है समझने के लिए? अच्छा, कोई भी बिजनेस हो उसे अपने डे टू डे ऑपरेशंस में कुछ नेगेटिव इवेंट्स को फेस करना पड़ता है जिससे उनको बिजनेस को नुकसान होने का खतरा है। हर वो नेगेटिव इवेंट या हर वो अनसर्टन इवेंट जिससे बिजनेस को नुकसान होने का खतरा हो उसे हम कहते हैं रिस्क। अच्छा, लाजमी नहीं नुकसान हो, नुकसान होने का खतरा हो उसे कहते हैं रिस्क। बिजनेस की डे टू डे जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो ये 3 तरह की होती हैं, ये 3 तरह की। एक, लेकिन याद रखिएगा हर बिजनेस को हर रिस्क फेस नहीं करना पड़ता। कुछ बिजनेस को कुछ रिस्क फेस करना पड़ते हैं, दूसरे रिस्क फेस नहीं करना पड़ते। जैसे फर्ज कीजिए अगर हम फॉर एग्जाम्पल हम हैं इंडस्ट्री बनाई, हम फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री के ओनर है, महकमा मौसमियात ने कहा कल बारिश होगी, क्या हमारे लिए ये रिस्क है? रिस्क नहीं है, होगा भी तो बहुत मामूली सा, ना होने के बाद शायद कुछ वर्कर्स काम पे ना आए कल, ये रिस्क होगा ज़्यादा। फैक्ट्री सारी कवर्ड है, मशीनों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर फर्ज कीजिए हम फार्मर है, किसान है कोई, अब महकमा मौसम का बारिश तो रिस्क है ना, मे भी उस वक्त फसल इस स्टेज पे हो कि बारिश अगर होगी तो उससे नुकसान होगा या तेज आंधी तूफान हो सकता। तो हर बिजनेस को हर इवेंट से रिस्क फेस नहीं करना पड़ता, ये नेचर पे डिपेंड करता है, कुछ को करना पड़ता है कुछ को नहीं।
पहला रिस्क, अब आपने सिर्फ ये एग्री करते जाना तरतीब से कि ये वाकई रिस्क है कि नहीं। कह रहा है बिजनेस डे टू डे ट्रांजैक्शन में इंक्लूड सेल एंड परचेज ऑफ इन्वेंट्री। बताइए क्या अमूमी तौर पे एक बिजनेस सेल एंड परचेज ऑफ इन्वेंट्री में इन्वॉल्व होता है? अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग बिजनेस कर रहा है तो बिल्कुल सेल एंड परचेज ऑफ इन्वेंट्री। हाँ, अगर कोई सर्विस सेक्टर में बिजनेस कर रहा है तो फिर ये रिस्क नहीं होगा, मतलब ये ट्रांजैक्शन नहीं होगी। सॉरी, अभी मैं सिर्फ ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं, रिस्क में नहीं आया। क्या ज्यादातर बिजनेस सेल एंड परचेज ऑफ इन्वेंट्री में इन्वॉल्व होते हैं? फिर क्या ज्यादातर बिजनेस प्रैक्टिकली कॉर्पोरेट लेवल पे, कंपनी लेवल पे लोन, अगर पैसे चाहिए हो तो बैंक से लोन लेते हैं, और कभी कभार अगर पैसे ज्यादा हो तो डिपॉजिट भी करवा देते हैं। डिपॉजिट वाली केस वैसे कम ही होता है, ज्यादातर लोन ही होता है, लेकिन लोन या डिपॉजिट दोनों ट्रांजैक्शन में कंपनी इन्वॉल्व होती है। सेल एंड परचेज की ट्रांजैक्शन भी नॉर्मल है, लोन या डिपॉजिट भी नॉर्मल कंपनीज फेस करती हैं ये ट्रांजैक्शन। और अगर कोई कंपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हो तो क्या वो फॉरेन करेंसी को भी रिसीव और पे कर रही होगी? चलिए, अब आपने 2-3 दफा इन तीनों तरह के ट्रांजैक्शन को पढ़ना है। सेल एंड परचेज ऑफ इन्वेंट्री, इंटरेस्ट ऑन लोन और डिपॉजिट्स, रिसीट एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी, और मुझे बताना है कि क्या आपको ये ट्रांजैक्शन की नेचर समझ आई कि ये क्या कह रहा है, किस तरह की ट्रांजैक्शन है। और दूसरा आपने मुझे ये बताना है कि आप एग्री करते हैं कि बहुत सी कंपनीज को अपने रूटीन के बिजनेस चलाने के लिए ये ट्रांजैक्शन करना पड़ती है, उनके बिजनेस का इंटेग्रल पार्ट है। पहले मुझे ये टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन तीनों बताइए, इनको आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे नहीं, क्योंकि कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। आगे कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, एक कैलकुलेशन है सिर्फ। और आपको पता है हमारी आदत, फॉर्मेट हम एक रखते हैं। इंशाल्लाह इस चैप्टर में भी, आखिरी चैप्टर है हमारा फाइनेंशियल में भी, फॉर्मेट एक ही होगा, उसी में ही कैलकुलेशन की थोड़ी बहुत चेंज होगी। असल चीज है कंसेप्ट। बताइए कंसेप्ट, एग्री करते हैं? रूटीन में ये ट्रांजैक्शन होती है। कितनी ट्रांजैक्शन है? खा गए मार। ये ट्रांजैक्शन 3 नहीं है, 6 है। कैसे? सेल ऑफ इन्वेंट्री अलग ट्रांजैक्शन, परचेज ऑफ इन्वेंट्री अलग ट्रांजैक्शन, इंटरेस्ट इनकम रिसीव किया अलग ट्रांजैक्शन, इंटरेस्ट पेमेंट अलग ट्रांजैक्शन, रिसीट ऑफ फॉरेन करेंसी अलग। यानी कैटेगरीज 3 है ट्रांजैक्शन, हर कैटेगरी के अंदर 2-2 ट्रांजैक्शन है। इन्वेंट्री है तो सेल की अलग है, परचेज की अलग है। लोन है अलग, डिपॉजिट है अलग, इंटरेस्ट वसूल कर रहे हैं अलग, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं अलग, ट्रांजैक्शन है दोनों इंटरेस्ट की। फॉरेन करेंसी रिसीव कर रहे हैं अलग ट्रांजैक्शन, पे कर रहे हैं अलग इसलिए क्योंकि आगे चल के ना दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। जो चीज एक के लिए रिस्क होगी दूसरे के लिए हो सकता है फेवरेबल हो। ठीक है, ये कैसे, ये भी डिस्कस करते हैं। 3 तरह की ट्रांजैक्शन कैटेगरीज कितनी? 3। इन्वेंट्री, इंटरेस्ट, फॉरेन करेंसी। इन्वेंट्री, इंटरेस्ट, फॉरेन करेंसी। इन्वेंट्री बोलते जाए, इन्वेंट्री, इंटरेस्ट, फॉरेन करेंसी, इन्वेंट्री, इंटरेस्ट, फॉरेन करेंसी। चले आ जाए, अब आगे इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। इन तीनों कैटेगरीज या टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन में रिस्क है। इन्वेंट्री में भी रिस्क है, इंटरेस्ट में भी रिस्क है, फॉरेन करेंसी में भी रिस्क है, भी है। इन्वेंट्री में क्या रिस्क है? चोरी हो जाएगी। फाइनेंशियल रिस्क सेल एंड परचेज के हवाले से ऑब्सोलीट हो गए। अच्छा ठीक है, आप ज्यादा टेक्निकल होके सोच रहे हैं। फाइनेंशियल रिस्क, क्या अगर हमने इन्वेंट्री को सेल करना है तो रिस्क है कि इन्वेंट्री की सेल प्राइस कम ना हो जाए। If we want to sell inventory, financial risk is sale price may decrease.
इफ वी वांट टू बाय इन्वेंट्री, फाइनेंशियल रिस्क इज परचेज प्राइस में इंक्रीज। शाबाश, ये है फाइनेंशियल रिस्क। नहीं समझ आया? अच्छा, सेल ऑफ इन्वेंट्री में रिस्क क्या है? सेल प्राइस रिस्क क्या है? सेल प्राइस में डिक्रीज। परचेज ऑफ इन्वेंट्री में रिस्क क्या है? परचेज प्राइस में इंक्रीज। अब ये ध्यान से इंक्रीज डिक्रीज बोलना है। अगर हमने बैंक से लोन लिया हुआ है, हमने इंटरेस्ट पे करना है। फाइनेंशियल रिस्क इज इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज, और अगर हमने डिपॉजिट करवाया हुआ है, फाइनेंशियल रिस्क इज इंटरेस्ट रेट में डिक्रीज। शाबाश। अब आइए फॉरेन करेंसी पे। पहले फॉरेन करेंसी समझ लें क्या है। फॉरेन करेंसी है, फॉरेन करेंसी यानी डॉलर। मशहूर है, हम सबसे ज्यादा फेमस करेंसी कौन सी है? डॉलर। डॉलर। तो एक होता है डॉलर, अभी हम ब्रीफली बात करते हैं। एप्रिशिएट होना, एक होता है डेप्रिशिएट, या यूं कह लें कि फॉरेन करेंसी रेट, एक्सचेंज रेट इंक्रीज होना, एक्सचेंज डिक्रीज। जब मैं कहूँ ना एक्सचेंज रेट इंक्रीज होना, तो आपने अज्यूम करना है डॉलर हो गया 500 का, और जब मैंने कहा एक्सचेंज रेट डिक्रीज, तो आपने अज्यूम करना है डॉलर हो गया 100 का। इस वक्त डॉलर का रेट क्या है? जरा या गूगल करें, गूगल पे देखें टूडेज एक्सचेंज रेट डॉलर, टूडेज डॉलर रेट क्या है। आपको एक अजीब बात पता चलेगी, वो एक नहीं दो रेट देगा। जो एक्सचेंज रेट्स वाली वेबसाइट्स होंगी ना, वो एक नहीं दो रेट देंगी। एक सेल का, एक बाइंग सेलिंग रेट, बाइंग रेट। लेकिन अभी हम एवरेज रेट यूज कर लेते हैं। एवरेज क्या है? 270। इसका मतलब क्या है? आज 278, चले 280 कर लें भाई, 280 ना, मेरी ना 280। इसका मतलब क्या है? आज अगर किसी मनी चेंजर को हम $1 दें, वो हमें कितने रुपए देगा? 280। अच्छा, हमारे पास डॉलर आया कहां से होगा? बाहर से। हमने एक्सपोर्ट की होगी, हमने एक्सपोर्ट की, बाहर से डॉलर आया, हम भागे भागे मनी चेंजर के पास गए या बैंक के पास गए। फिलहाल मनी चेंजर तो आपने शायद देखे होंगे, बैंक में जाके कभी एक्सचेंज ना करा, तो गए, हमने कहा ये लो $1, वो हमें कितने पैसे देगा? 280। 280 का ये मतलब है। 280 का एक और मतलब है कि अगर हमने इंपोर्ट करनी है ना, तो बाहर वाला गोरा कहता है कि भैया इंपोर्ट करनी है मेरे से, मेरे को रुपीज ना भेजो, मेरे को डॉलर भेजो। तो हम भागे भागे, अब फिर भागे भागे मनी चेंजर के पास जाएंगे। हाँ, अब की बार हम डॉलर नहीं लेके जाएंगे, रुपीज लेके जाएंगे। अब एक्सचेंज रेट अगर ₹280 है, इसका मतलब क्या हुआ? 280 देके $1 लेंगे, वो बाहर जाए। हमने डॉलर क्यों खरीदा? क्योंकि हमने इंपोर्ट करना है। हमने डॉलर क्यों बेचा? क्योंकि हमने एक्सपोर्ट की थी। ये जहन में रखिएगा, हमारे पास डॉलर आता कहां से है। अगर हमने जाके बाय करना है या सेल करना है, तो डॉलर हमने किस पर्पस के लिए, ट्रेडिंग पर्पस क्या है, जहन में रखिएगा। या इंपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट के लिए। अच्छा बताइए, मैंने अगर आज एक चीज एक्सपोर्ट की, फुटबॉल एक्सपोर्ट की है मैंने, ठीक है, महीने बाद मुझे पुर्तगाल वालों ने, पुर्तगाल से पेमेंट होनी है US डॉलर की, डॉलर की पेमेंट आनी है मुझे $1000 महीने बाद। शिपमेंट अभी दे दी, डॉलर आना महीने बाद। मेरा रिस्क क्या है? एक्सचेंज रेट में इंक्रीज कि एक्सचेंज रेट में डिक्रीज? डिक्रीज। शाबाश, क्योंकि डिक्रीज होगा तो मुझे कम पैसे मिलने हैं। शाबाश। और अगर मैंने इंपोर्ट किया बाहर से लैपटॉप, जापान से गाड़ी इंपोर्ट की मैंने,
और मेरे को महीने बाद उनको $10,000 देना है। अब मेरे लिए फॉरेन करेंसी रिस्क क्या है कि एक्सचेंज रेट में इंक्रीज के डिक्रीज? इंक्रीज। शाबाश शाबाश भैया, बात समझ आ रही है? अच्छा, आखिरी सवाल का जवाब दें फिर समझोगा, क्योंकि बाकी तो आसान थे। फॉरेन करेंसी ना थोड़ा सा टाइम लेता है। हमारे मुल्क में दो तरह की पार्टीज हैं। एक है एक्सपोर्टर जो बहुत कम है, इस साइड वाले। एक है इंपोर्टर जो बहुत ज्यादा है, इस साइड वाले। मैं हूं गवर्नमेंट। अब मैं एक पॉलिसी अनाउंस करूंगा, आपने मुझे बताना है इसको, इस पॉलिसी को सुन के एक सेक्टर खुश होगा, दूसरा सेक्टर दुखी होगा। आपने बताना है कौन खुश होगा कौन दुखी होगा। पॉलिसी सुन लीजिए, आज के बाद डॉलर 280 का नहीं 500 का मिलेगा। इंपोर्टर मर गया और एक्सपोर्टर खुश हो जाएगा। शाबाश। और अगर मैं अनाउंस कर दूं कि डॉलर आज के बाद मिलेगा 100 रुपए का, इंपोर्टर खुश हो जाएगा, एक्सपोर्टर रोएगा, कहेगा पहले मैं डॉलर करता था, बाहर $1 का सामान बाहर बेचता था, मुझे 280 मिलते थे, अब 100 मिलेगा। तो ये समझ लें रिस्क क्या है। इसका मतलब ये हुआ रिस्क डिपेंड करता है आपकी पोजीशन क्या है। अगर आपने कमोडिटी प्राइस रिस्क का मतलब क्या है कि जिस कमोडिटी को, जिस इन्वेंट्री को आप सेल परचेज कर रहे हैं उसके प्राइस फ्लक्चुएट हो सकती है। कमोडिटी देखें, हर बिजनेस नॉर्मली 3 तरह की ट्रांजैक्शन करता है, ये आपने पहले बता दिया। नंबर 1 सेल एंड परचेज ऑफ इन्वेंट्री, नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन लोन या डिपॉजिट, और नंबर 3 फॉरेन करेंसी रिसीट एंड पेमेंट। ठीक है जी। अब कमोडिटी प्राइस रिस्क का मतलब क्या है कि रिस्क कमोडिटी यानी वो इन्वेंट्री जो आप सेल परचेज कर रहे हैं, रिस्क के कमोडिटी की प्राइस एडवर्सली चेंज हो सकती है। कमोडिटी प्राइस रिस्क का मतलब क्या है? रिस्क दैट प्राइस ऑफ कमोडिटी में एडवर्सली चेंज। आप नोट कीजिए, मैंने लफ्ज न्यूट्रल यूज किया है, चेंज, इंक्रीज या डिक्रीज का वर्ड यूज नहीं किया, क्योंकि कमोडिटी प्राइस रिस्क आगे 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा कि डिपेंड करता है आप बायर हैं कि सेलर हैं। बायर है तो रिस्क और है, सेलर है तो रिस्क। इसको हम फाइनेंस की लैंग्वेज में बोलते हैं आपकी पोजीशन क्या है, बाइंग पोजीशन है कि सेलिंग पोजीशन है। अगर आपकी पोजीशन है कि आप कने कमोडिटी सेल करनी है तो फाइनेंशियल रिस्क क्या होगा कि प्राइस में डिक्रीज। और अगर आप कमोडिटी के बायर हैं तो रिस्क क्या है? प्राइस में इंक्रीज। मैंने महीने बाद 1000 किलो चिकन बाय करना है, अभी नहीं करना, महीने बाद करना है, तो मेरा रिस्क क्या है? प्राइस में, इस 1 महीने के अंदर प्राइस में इंक्रीज। और अगर मेरा पोल्ट्री फार्म है, मैंने महीने के बाद 1000 किलो सेल करनी है, तो मेरा रिस्क क्या है? प्राइस में डिक्रीज। समझ रहे हैं? आगे वो यही कह रहा है, कमोडिटी प्राइस रिस्क। टाइप्स ऑफ रिस्क क्या है कि अगर आपने परचेज करना है तो परचेज प्राइस में इंक्रीज, और अगर आपने सेल करना है तो सेल प्राइस में डिक्रीज इन फ्यूचर। भाई समझ आ गई बात की कि फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये रिस्क। डन जी। अच्छा, आगे चलते हैं, दूसरी कैटेगरी, इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क ये कौन सा रिस्क है? ये रिस्क दैट इंटरेस्ट रेट में एडवर्सली चेंज इन फ्यूचर। रिस्क दैट इंटरेस्ट रेट में एडवर्सली चेंज
इन फ्यूचर। अच्छा आप नोट कीजिए, मैंने लफ्ज चेंज का इस्तेमाल किया है, मैंने स्पेसिफिक वर्ड इंक्रीज या डिक्रीज नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज या डिक्रीज ये डिपेंड करता है आपकी पोजीशन पे। आपकी पोजीशन कौन सी है? अगर आपने पैसे बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं तो इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है? दैट रिस्क है कि इंटरेस्ट रेट में डिक्रीज। और अगर बैंक से लोन लिया हुआ है तो रिस्क क्या है? इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज इन फ्यूचर। मुझे फर्ज कीजिए महीने बाद लोन चाहिए, एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के ऊपर ऐसा है कि अभी 2 महीने के मेरे पास पैसे हैं, 2 महीने बाद पैसे चाहिए होंगे, मैं अभी बैंक से लोन ले लूं कि 2 महीने बाद लोन लूं? 2 महीने बाद। लेकिन रिस्क क्या है? इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज आफ्टर 2 मंथ्स। समझ रहे हैं? तो इंटरेस्ट देखें, 3 तरह की ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन में 2 तरह के रिस्क। बाइंग पार्टी के लिए अलग रिस्क, सेलिंग पार्टी के लिए अलग रिस्क। आपने कोई भी इस चैप्टर का क्वेश्चन होगा ना, 2 चीजें बड़े ध्यान से डिसाइड करनी है। अगर ये 2 चीजें गलत की ना तो उसके बाद जो कुछ भी कर लेंगे वो सारा गलत होगा। इन 2 में से एक भी गलत कर लिया ना आपने तो उसके बाद जो कुछ भी करेंगे वो सारा गलत, जीरो होगा। पहला आपने देखना टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन कौन सी है। कमोडिटी रेट रिस्क है, एक्सचेंज रेट रिस्क है कि इंटरेस्ट रेट रिस्क है? ये आप आसानी से कर लेंगे, ये आप। दूसरा जो वो भी आसानी से कर सकते हैं लेकिन जल्दी जल्दी में गलत कर जाते हैं, वो क्या है? पोजीशन कौन सी है, बायर की है कि सेलर की है? क्योंकि पोजीशन अगर सही ना हो तो जो प्रॉफिट होता है वो लॉस बन जाता है, जो लॉस होता है वो प्रॉफिट बन जाता है। पोजीशन अगर सही है गिरने की, वो कहेगा सेलर हैं और मार्केट में प्राइस कम हो गई है, आपका तो लॉस होना चाहिए। पोजीशन क्लियर नहीं होगी, आप कहेंगे अच्छा बायर हैं, प्राइस कम होगी, ये तो फायदे की बात है, ये तो हमें गेन हुआ होगा। गलत। भाई समझ रहे हैं? 3 तरह की कैटेगरीज फाइनेंशियल रिस्क की, हर कैटेगरी के अंदर 2 रिस्क। कमोडिटी रेट रिस्क में भी 2 रिस्क। बायर के लिए रिस्क क्या है? परचेज प्राइस में इंक्रीज इन फ्यूचर। सेलर के लिए रिस्क क्या है? परचेज प्राइस में डिक्रीज इन फ्यूचर। अगर तो आज ट्रांजैक्शन करनी, आज की ट्रांजैक्शन को बोलते हैं स्पॉट ट्रांजैक्शन। स्पॉट ट्रांजैक्शन करनी है फिर तो कोई रिस्क नहीं है। आज मार्केट में जो रिस्क है आज की आज कर रहा हूं। मसला कब होता है? जब हमें चीज चाहिए होती है, अभी नहीं, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, तब रिस्क आते हैं कि आज का रेट तो हमें वारा खाता है, पता नहीं 3 महीने बाद रेट ऊपर इंक्रीज ही ना हो जाए। ठीक है, हमने इंपोर्ट करनी है 280 के रेट पे तो मुझे वारा खाती है इंपोर्ट, लेकिन मैंने इंपोर्ट करनी है 3 महीने बाद, ये 3 महीने बाद 350 हो गया ना, मुझे वारा नहीं खाती, फिर 350 मेरा प्रोजेक्ट फ्लॉप हो जाएगा। तो मेरा रिस्क ये है। रिस्क नेचर समझ रहे हैं? मैनेज कैसे करना है ये बाद में देखेंगे, पहले रिस्क को समझ लें। 3 तरह की ट्रांजैक्शन, कम्युनिटी रेट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, एक्सचेंज रेट रिस्क। अच्छा एक्सचेंज रेट में बोले क्या रिस्क है? वो डिपेंड करता है मैं इंपोर्टर हूं कि एक्सपोर्टर। अगर मैं एक्सपोर्टर हूं तो रिस्क क्या है? एक्सचेंज रेट में डिक्रीज। एक्सपोर्टर हूं डिक्रीज ही होगा, और अगर मैं इंपोर्टर हूं एक्सचेंज रेट में इंक्रीज। क्योंकि मैं इंपोर्टर हूं तो मैंने फॉरेन करेंसी रिसीव करनी है क्या पे करनी है? पे करनी है। मैं एक्सपोर्टर हूं तो मैंने फॉरेन करेंसी पे करनी है रिसीव करनी है? रिसीव करनी है। रिसीव करनी है, बेचने के लिए जाऊंगा मनी चेंजर के पास, तो मेरा रिस्क क्या है? एक्सचेंज रेट में डिक्रीज। क्योंकि डिक्रीज हो गया तो मेरे को कम पैसे मिलेंगे। पहले ये पक्का करे कंसेप्ट, ये कंसेप्ट पक्का नहीं हुआ मैंने आगे नहीं चलना। नहीं हुआ पक्का, अभी आपको इंक्रीज डिक्रीज का पता नहीं। अच्छा अभी एक्सरसाइज कर लेते हैं। मैंने 3 महीने के बाद एक कमोडिटी बाय करनी है, रिस्क क्या है मेरा? प्राइस इंक्रीज ना हो जाए। मैंने 3 महीने के बाद एक कमोडिटी सेल करनी है, प्राइस डिक्रीज ना हो जाए।
मैंने बैंक से 3 महीने बाद लोन लेना है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज ना हो जाए। मेरे पास 6 महीने बाद पैसे वाफर आएंगे, मैंने बैंक में जमा करवाने हैं, डिक्रीज ना हो जाए। मेरे को साल के बाद $1,00,000 मिलेगा बेल्जियम, सॉरी वैसे यूएसए से, ये बेल्जियम, यूएसए से मुझे डॉलर मिलेगा। एक मिनट है रे, अब मैं इंडिविजुअल स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछूंगा, 6 क्वेश्चन पूछूंगा। अगर 4 के सही जवाब दे दिए फिर मैं मानूंगा कंसेप्ट बिल्ड हो गया आपका। ठीक है, सवाल सुन लीजिए। पहला, बोलना नहीं है, बोला तो आपका आंसर गलत समझा जाएगा, जिससे पूछू वही बताएगा। मैंने 3 महीने बाद बैंक से 10 लाख रुपए लोन लेना है। इस ट्रांजैक्शन में फाइनेंशियल रिस्क क्या है? हाँ, लोन लेना है तो इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज आफ्टर 3 मंथ 6 मंथ, जब भी मैंने लोन लेना है। बिल्कुल ठीक, पहला सवाल ठीक। दूसरा, मुझे 2 महीने के बाद चाइना से युआन, चाइनीज करेंसी क्या युआन, यन 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 यन, ये कौन सी करेंसी, यन नहीं सुनता हूं मैं। अच्छा, ये मेरे को 1 महीने बाद चाइना से यन मिलने हैं, मेरा रिस्क क्या है? कौन सा रेट? हाँ जी, एक्सचेंज रेट में डिक्रीज। अच्छा, मैंने 4 महीने के बाद ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे करना है, रिस्क क्या है मेरा? एक्सचेंज रेट इंक्रीज ना हो जाए, क्योंकि मेरे को खरीद के बाहर भिजवाना है ना। इंक्रीज हो गया, मुझे ज्यादा पैसे देने पड़े, शाबाश। और मैं एक फार्मर हूं, 4 महीने के बाद मेरी टमाटर की फसल तैयार होगी और मैंने बेचनी है, रिस्क क्या है? हाँ, सेल प्राइस में डिक्रीज इन फ्यूचर, शाबाश। तो ये 3 कैटेगरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, और हर कैटेगरी के 2 रिस्क, ये समझ आ गए? ये आपने आज सारा दिन आपने यही प्रैक्टिस करते रहना, मतलब बेतहाशा। हमारे एक सीनियर थे फॉर्म में, वो क्या करते थे, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, पक्का करना है, जिसे वो क्या कहते थे, पक्का पानी करना है, प्लस्तर नहीं करना, पक्का करना है। हाँ जी, चले, ये कैटेगरी समझ आ गई। और ये खास तौर पे ध्यान में रखिएगा, ये वर्ड मैंने बाद में यूज करना है, पोजीशन। हमारी पोजीशन क्या है? बाइंग पोजीशन हो तो हम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, सेलिंग पोजीशन हो तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। मैं अगर आपसे कहूं ना, इंक्रीज इन सेल प्राइस रिस्क है कि नहीं, आपने कहना सर ये आपकी पोजीशन पे डिपेंड करता है। अगर आप सेलर हैं तो ये रिस्क नहीं है इंक्रीज इन सेल प्राइस। अगर आपकी पोजीशन बाइंग की है फिर रिस्क है। तो बाइंग पोजीशन है कि सेलिंग पोजीशन, ये ध्यान में रखिएगा। ये फाइनेंस में आगे चल के डेरिवेटिव, इस मार्केट में इसको हम डेरिवेटिव मार्केट बोलते हैं, कि हमने टर्म यूज नहीं की, लेकिन हाँ यही। तो बाइंग पोजीशन और सेलिंग पोजीशन ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ये रिस्क है। ये चैप्टर हमें क्या सिर्फ रिस्क के बारे में समझा दे कि उसको मैनेज करना भी सिखाए, मैनेज करना भी सिखाए। रिस्क को मैनेज करने की डिफरेंट टेक्निक्स है, रिस्क को मैनेज करने की डिफरेंट टेक्निक्स है। आप कोई सी भी टेक्निक जो भी अवेलेबल है ना, उनमें से कोई भी टेक्निक चूज कर सकते हैं। पहले तो आपने रिस्क पहचानना है। रिस्क कैसे पहचानना है? आपने देखना है टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन कौन सी है, फिर देखना है आपकी पोजीशन कौन सी है, बाइंग वाली सेलिंग वाली। एग्जाम में सबसे पहले क्या करना है? रिस्क पहचान। रिस्क कैसे पहचानना है? टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन कौन सी है, कमोडिटी है, इंटरेस्ट वाली है,
एक्सचेंज रेट वाली है। फिर पोजीशन क्या है, बाइंग है कि सेलिंग वाली है, ठीक है। फिर जब रिस्क पता चल जाए क्या है, एक्सचेंज रेट में इंक्रीज, ये रिस्क है, फिर अब हमने क्या करना है, उसको मैनेज करना है। भाई मैनेज करेंगे कि नहीं करेंगे, मैनेज करेंगे, करना चाहिए, करना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, मैनेज कैसे करेंगे, इसकी डिफरेंट टेक्निक्स या डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, वो बिल्कुल कल पढ़ेंगे, कल पढ़े, आज सिर्फ इनके नाम पढ़ेंगे। कमोडिटी टोटल 4 टेक्निक्स हैं। ये जो फाइनेंशियल रिस्क की मार्केट होती है ना, इसे हम बोलते हैं आसान अल्फाज में डेरिवेटिव मार्केट। ये उसने कैफ लेवल पे टर्म यूज नहीं की, सीफेफ लेवल पे टर्म यूज किया, लेकिन ज़हन में रखिएगा जो फाइनेंशियल रिस्क मैनेज करने को जिस मार्केट में मैनेज किया जाता है, यानी जहां पे सारी ऑप्शंस मौजूद होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव मार्केट। तो फाइनेंशियल रिस्क मैनेज करने के लिए हम किस मार्केट जाते हैं, डेरिवेटिव मार्केट। आपने इससे पहले 2 तरह की मार्केट पढ़ी होंगी, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। मनी मार्केट ये भी नहीं पढ़ी, खुदा का खौफ करें। कैपिटल मार्केट इकोनॉमिक्स में पढ़ाते हैं, बिजनेस में पढ़ाते हैं, I2B में, PRC लेवल पे। कैपिटल, चले कोई बात नहीं, लिखे कैपिटल मार्केट इज इक्वल टू स्टॉक एक्सचेंज, मनी मार्केट इज इक्वल टू कमर्शियल बैंक्स। यानी कैपिटल मार्केट होती है टू रेज लॉन्ग टर्म फाइनेंस, मनी मार्केट होती है टू रेज शॉर्ट टर्म फाइनेंस, और आबिद मार्केट नहीं होगी, थोड़ी देर बरकत मार्केट भी आ जाएगी फिर। हाँ, लेकिन इन दोनों मार्केट का ताल्लुक, कैपिटल मार्केट हो या मनी मार्केट हो, इनका ताल्लुक इस चैप्टर से नहीं है। इस चैप्टर का ताल्लुक किस मार्केट से, डेरिवेटिव मार्केट, जिसमें फाइनेंशियल रिस्क मैनेज करते हैं। टेक्निक्स क्या है जी रिस्क मैनेज करने की, टेक्निक सुन लें। टोटल दुनिया में 4 टेक्निक है, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस, मनी मार्केट। जो रिस्क है ना, रिस्क, इस रिस्क को मैनेज करना, इसे कहते हैं हेजिंग। फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करना क्या कहते हैं, लिख लें। टू हेज मीन्स टू मैनेज फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क आपको समझ लगी ना क्या है, 3 कैटेगरी, 6 टाइप्स, मोटा मोटा चाहे 3 ही कर लें। फाइनेंशियल रिस्क समझ आ गई क्या है, फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करना चाहिए। फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करना कहते हैं इसे हेज करना। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए ना, दिस इज फाइनेंशियल रिस्क, हाउ वुड यू हेज इट, तो इसका मतलब क्या होगा, वो क्या पूछ रहा है, आप कैसे मैनेज करेंगे। हम कहेंगे देर आर मैनी हेजिंग टेक्निक्स, देर आर मैनी, क्या मैनी क्या 4 कर ले, 4 है, देर आर 4 हेजिंग टेक्निक्स। कौन कौन सी, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस, मनी मार्केट हेज। ये चारों क्या है अल्लाह जाने, हमें अभी तक सिर्फ ये 4 नाम पता है। फाइनेंशियल रिस्क 3 कैटेगरीज, हर कैटेगरी की 2-2 पोजीशन, 3 कैटेगरीज, हर कैटेगरी के अंदर 2-2 टाइप्स, ये हो गए रिस्क। मैक्सिमम जो क्वेश्चन फाइनेंशियल इस चैप्टर में पूछेगा ना, 6 में से कोई एक पोजीशन देगा, 7वीं पोजीशन पॉसिबल नहीं। या कहेगा आप इंपोर्टर हो, या कहेगा एक्सपोर्टर हो, या कहेगा सेलर हो, या कहेगा बायरर हो, या कहेगा लैंडर हो, या कहेगा डिपॉजिटर हो, 7वीं पोजीशन पॉसिबल ही नहीं। समझ रहे हैं, मैक्सिमम 6 पोजीशन कौन कौन सी केस स्टडी में डिसाइड कर सकता, दे सकता है आपको। या कहेगा अगर कमोडिटी प्राइस रिस्क उसने क्वेश्चन डिसाइड किया, हर दफा ना सिक्का उछालता है, उस सिक्के के 3 रुख हैं, 2, चले ठीक है, हर दफा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेलता है, कहता है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरा 100। भाई इस दफा मैंने क्वेश्चन डिसाइड करना है एक्सचेंज रेट रिस्क का, क्या कौन सा, एक्सचेंज रेट रिस्क का। फिर इसमें भी 2 तरह के, फिर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरा 100। इस दफा मैंने
इंपोर्टर का केस डिसाइड करना है। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन देगा आपको कौन सा देगा? इंपोर्टर का, जिसने फॉरेन करेंसी पे करनी होगी। यानी मैक्सिमम कितनी पॉसिबिलिटीज हैं इस फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में? 6। ज़हन में रखिएगा 6। 7वीं कहीं नजर आ जाना पूरे चैप्टर में किसी भी एग्जाम क्वेश्चन में, मुझे बताइएगा कि सर ये क्यों नहीं आपने करवाई। ठीक है, 6 समझ लगे। आपको हदूद बता रहा हूं इस चैप्टर की, हदूद की आई कैप के किस किस तरीके से खेल सकता है। ठीक है, जो भी उसने सिचुएशन 6 में से दे दी, आपसे रिक्वायरमेंट क्या होगी उसकी? हेज करो। मुझे बताओ इस रिस्क को हेज कैसे करोगे? हम कहेंगे नो प्रॉब्लम, हेजिंग की 4 टेक्निक्स हैं। कौन कौन सी? फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस, मनी मार्केट हेज। फिर से फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस, मनी मार्केट हेज। फिर से फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस, मनी मार्केट, फॉरवर्ड, फ्यूचर, शाबाश, ये 4 हैं। इसका मतलब है ये 4। लेकिन याद रखे हर रिस्क के लिए हर टेक्निक नहीं है। हर टेक्निक हर रिस्क के लिए नहीं है। कुछ टेक्निक एक रिस्क के लिए है, दूसरे के लिए नहीं। इसीलिए आपको सामने कॉलम में बता दिया गया कि किस तरह के रिस्क के लिए कौन सी टेक्निक है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे ऑप्शन भी हो सकता है, लेकिन चूंकि आईके अपने सिलेबस में नहीं दिया हुआ ना, C5 लेवल पे जाके आप इसमें भी ऑप्शन सीखेंगे, लेकिन मैं अपने सिलेबस के अंदर रहते हुए आपको बता रहा हूं। कमोडिटी रेट रिस्क, इस रिस्क को मैनेज करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं? इंटरेस्ट रेट रिस्क, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस। और एक्सचेंज रेट रिस्क के लिए फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस, मनी मार्केट है। ठीक है, जिसे ये टेबल याद कर लिया 50% ये चैप्टर हो गया। आपसे मैं मजाक कर रहा हूं, इस बात पे कायम रहूंगा इंशाल्लाह। किस बात पे? जिससे ये टेबल याद हो गया 50% ये चैप्टर। और 50% क्या? जिसको फॉर्मेट याद हो गया 50%, 100% खत्म। फिर बस प्रैक्टिस ही करनी है, कंसेप्ट उधर ही खत्म। आधे कंसेप्ट इस चैप्टर के इस टेबल में है, आधे कंसेप्ट इस फॉर्मेट में है। और फॉर्मेट आपको पता है एक ही रखते हैं, एक ही रखते हैं। जहां कहीं बहुत ही कोई मजबूरी हो फिर शायद हम फॉर्मेट को चेंज कर लें। आपको क्या लगता है इस सारी टेक्निक्स में किसका फॉर्मेट दूसरे से हो सकता है डिफरेंट हो? गैस करें। मनी मार्केट है इसका, उसकी रीजन है। और आपको मजे की बात बताऊं, वो आपको आसान लगेगा, है आसान लेकिन डिफरेंट है। सेम बट डिफरेंट। चले बहरहाल, अच्छा अब देखें, कंसेप्चुअली आपको कैटेगरी समझ आ गई होगी। हर कैटेगरी में जो 2 टाइप्स ऑफ रिस्क हैं ये भी आपको समझ आ गए होंगे। स्ट्रेटजीज आपको समझ कोई नहीं आई होंगी, लेकिन याद कर लेनी है आपने। आपको पता होना चाहिए किस तरह के रिस्क के लिए कौन सी टेक्निक है, किस तरह के रिस्क के लिए कौन सी टेक्निक है। ये ना पूछे कमोडिटी प्राइस रिस्क और आप मनी मार्केट के जरिए से हेजिंग करने चले जाए, नहीं होएगा। ठीक है, ये टेबल याद। फिर इसके बाद 2-3 छोटी छोटी टर्म्स आपको और समझानी है, उसके बाद लेक्चर खत्म। सबसे पहले कह रहा है ट्रेड एग्रीमेंट्स आर डिफरेंट एंड सेपरेट फ्रॉम हेजिंग एग्रीमेंट। एक चीज ध्यान में रखिएगा, फाइनेंशियल रिस्क मैनेज करने के लिए 2 तरह के एग्रीमेंट होते हैं। फाइनेंशियल रिस्क में 2 तरह, देखिए सोचिए समझिए। मैंने फसल उगाई टमाटर की, 4 महीने के बाद फसल मेरी तैयार होगी। मैंने मार्केट में कब बेचने जाना इसको? 4 आज तो नहीं बेच सकता। आज टमाटर का रेट है 100 रुपए किलो फॉर एग्जाम्पल।
अब मेरा रिस्क क्या है, 4 महीने के बाद कहीं ये रेट कम ना हो जाए। तो इसमें मैं 2 एग्रीमेंट होंगे मेरे, गौर से सुनिएगा। एक एग्रीमेंट होगा 4 महीने बाद, जब मैं अपनी टमाटर की सारी फसल लेके मंडी जाऊंगा, गल्ला मंडी जाऊंगा, वहां पे जाके ये सारी फसल बेचूंगा। उस एग्रीमेंट को कहते हैं ट्रेड एग्रीमेंट। वो अलग पार्टीज के साथ होता है, वो एक्चुअल ट्रेडर्स के दरमियान में होता है, एक्चुअल बायर और सेलर के दरमियान में होता है। जो ट्रेड एग्रीमेंट होता है ना, इसमें चीज की खरीदो फरोख्त होती है। इसमें क्या होता है, और वो जो भी मार्केट का रेट होगा उस रेट पे होगी। लेकिन अगर 4 महीने के बाद वो रेट चला जाता है 90 रुपए पे, जा सकता है ना, मेरा रिस्क है, मुझे नुकसान होगा। उस रिस्क से बचने के लिए मैं आज के दिन यानी 4 महीने पहले ही एक और एग्रीमेंट करूंगा। मेरे आज का ये जो एग्रीमेंट करूंगा इसे कहते हैं हेजिंग एग्रीमेंट। ये ट्रेड एग्रीमेंट से डिफरेंट है। ट्रेड एग्रीमेंट का पर्पस होता है एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड, एक्चुअल सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। जो हेजिंग एग्रीमेंट होता है ये लॉस से बचने के लिए होता है। आसान अल्फाज में समझ लीजिए, हेजिंग एग्रीमेंट है शर्त या जुआ। और ये कुछ लोगों के ख्याल में, अब मैं चूंकि मुफ्ती नहीं हूं, मैं तो नहीं कुछ कह सकता, ये एग्रीमेंट मुनासिब नहीं है इस्लामी नुक्ता नज़र से। लेकिन बहरहाल फाइनल जो इसके ऊपर फतवा है वो मुफ्ती हजरात ही दे सकते हैं। मैंने सिर्फ एक जगह पढ़ा था कि हेजिंग एग्रीमेंट, जैसे इंटरेस्ट होता है ना, इंटरेस्ट, ये भी सूद पे, ये तो पक्का है ना कि ये हलाल नहीं है, हराम है। तो हेजिंग एग्रीमेंट के बारे में भी इस तरह की बात सुनी है मैंने। बहरहाल तो है, आज मैं उस नुकसान से बचने के लिए आज क्या करूंगा, एग्रीमेंट करूंगा। ये हेजिंग एग्रीमेंट, ये याद रखें, ये ट्रेडर्स के दरमियान में नहीं होता, ये हेजर के साथ होता है। ये मैं बायर सेलर के साथ नहीं करूंगा, हेजर के साथ करूंगा। मार्केट में एक बंदा बैठा होगा, वो मुझसे कहे, आड़ती नहीं होगा, आड़ती के साथ तो मैंने 4 महीने के बाद एग्रीमेंट करना है भाई। ये होगा कोई बैंक, ये होगा कोई बैंक होगा। ये इस तरह के काम हम भी बैंक ही करते हैं। तो बैंक होगा, बैंक मुझे कहेगा बैंक मुझसे कहेगा भाई परेशान नजर आ रहे हो, क्या बात है। मैं क्या कहूंगा बैंक से, मैं कहूँगा 4 महीने बाद में टमाटर की फसल तैयार होगी, आज का रेट 100 रुपये है, मैंने 100 के हिसाब से अपनी कैलकुलेशन की है, मुझे मुनाफा है। लेकिन अगर मुझे डर है कि ये 4 महीने बाद रेट 90 ना हो जाए, 90 हो गया मैं तो गया। बैंक कहता है ये लो मेरे साथ एग्रीमेंट कर लो, कंफर्म है 4 महीने बाद तुम्हें 100 का रेट मिलेगा, कंफर्म है 4। अब गौर से सुनिएगा, ये इसके अंदर कंसेप्ट छुपे हैं इस मिसाल में। 100 का रेट मिलेगा। मैं कहा अच्छा, और अगर मार्केट गया 100 का रेट ना मिला, 90 का मिला, तो बैंक कहेगा 10 रुपए मेरे से ले लेना। मैंने कहा वाह वाह, इंश्योरेंस होगी एक किस्म की। लेकिन अगली बात भी सुने, मैंने कहा अच्छा, और अगर 110 हो गया, कहना तुम्हें 100 ही मिलेंगे, जो ऊपर हुआ वो मेरा। मैंने कहा ये तो मुझे लगा थोड़ा थोड़ा जुए की शक्ल हो रही है कि 4 महीने बाद 100 से रेट कम हुआ तो तुम मुझे पैसे दोगे, और अगर 100 से रेट ज्यादा हुआ तो मैं पैसे दूंगा। तो बैंक ने कहा यही तो है रिस्क मैनेजमेंट, तुम्हारा रिस्क तो खत्म हो जाएगा ना, तुम्हारी अनसर्टेनिटी तो खत्म हो जाएगी ना। अगर तुमने रिस्क लेना है तो रिस्क ले लो, मे भी रेट 90 पे पहुंच जाए 4 महीने बाद, मे भी 110 पे हो जाए। 90 पे गया तुम्हारा नुकसान, 110 पे गया तुम्हारा फायदा। तो तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो ओपन रखो अपनी पोजीशन, और चाहो तो भी मेरे साथ डील फाइनल कर लो। अब मार्केट में 2 तरह के लोग होते हैं,
ट्रेडर्स, एक वो जो रिस्क लाइक करते हैं, एक वो जो रिस्क को डिसलाइक करते हैं, रिस्क वर्स। जो रिस्क को लाइक करते हैं वो क्या कहेंगे? वो कहते हैं हम नहीं एग्रीमेंट करते, डेरिवेटिव ठीक है 90 पे जा सकता है, 110 पे भी तो आ सकता है, तो चलते हैं देखते हैं, ओपन पोजीशन रखते हैं अपनी, जो होगा देख लेंगे। और दूसरे कौन से होते हैं जो रिस्क को डिसलाइक करते हैं? वो क्या कर रहे हैं? एग्रीमेंट कर लेंगे, ताकि अगर रेट 90 पे जाए, उन्हें फिर भी एक्चुअल रेट 90 का है, मार्केट रेट क्या है 90 का, उन्हें इफेक्टिव रेट कितना पड़ेगा? 100 का। क्यों 100 का कैसे पड़ेगा? वो जो 10 का डिफरेंस है वो बैंक वाला दे देगा। और अगर मार्केट में रेट 110 गया, तो मार्केट रेट चाहे 110 है, इफेक्टिव रेट उन्हें 100 ही पड़ेगा। क्यों? 10 रुपए बैंक वाला ले जाएगा। ठीक है, तो ये आपको रिस्क खत्म कर देगा ना, आपको समझ लीजिए कि मुनाफा होने देगा ना नुकसान होने देगा। भाई समझ आ रही है? हेजिंग एग्रीमेंट, ये दोनों एग्रीमेंट डिफरेंट है। सबसे अहम चीजों मैं चाहता हूं आप अपने जहन में बिठा लें, वो ये कि ट्रेड एग्रीमेंट डिफरेंट है, हेजिंग एग्रीमेंट डिफरेंट है। ट्रेड एग्रीमेंट 4 महीने बाद मार्केट में होगा, गल्ला मंडी में होगा, और हेजिंग एग्रीमेंट आज ही, आज के दिन, 4 महीने बाद नहीं, आज के दिन ही बैंक वाले के साथ होगा। ये समझ रहे हैं फर्क? देखें, ट्रेड एग्रीमेंट्स आर डिफरेंट एंड सेपरेट फ्रॉम हेजिंग एग्रीमेंट्स। समझ आ गया? बहुत टेक्निकल कंसेप्ट है ये, समझ आ गया तो टिक लगाएं। दूसरा, ट्रेड एग्रीमेंट्स आर सेटल्ड थ्रू एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स। जो 4 महीने बाद एग्रीमेंट होगा ना, वो एक्चुअल टमाटर डिलीवर करूंगा मैं, और मार्केट में पैसे उठाऊंगा, जो भी मार्केट रेट होगा 90 या 110, वो है ट्रेड एग्रीमेंट। ट्रेड एग्रीमेंट कैसे सेटल होता है? एक्चुअल डिलीवरी से। और हेजिंग एग्रीमेंट कैसे सेटल होता है? प्राइस डिफरेंस से। हेजिंग एग्रीमेंट मेरे बैंक वाले के साथ था, गल्ला मंडी वाले आड़ती के साथ नहीं था, बैंक के साथ था। अगर 90 है, मार्केट में रेट 90 है, तो मैंने बैंक से 10 रुपए लेने हैं, और अगर मार्केट में रेट 110 है, मेरा इफेक्टिव रेट दोनों सूरतों में क्या आएगा? 100 ही आएगा। और मैं कहूंगा ठीक है, नॉर्मल है। आपने कभी नोट किया हो शायद, ये KFC वगैरह जो है, ये चिकन का रेट चाहे 200 पे आ जाए, चाहे 600 पे चला जाए, इनके बर्गर का रेट वही होता है। कभी नोट, इनकी डील का रेट नॉर्मली वही होता। मुर्गी का रेट रोज अप डाउन हो रहा होता है, KFC के बर्गर का रेट रोज अप डाउन नहीं हो रहा, हालांकि इनका जो सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है वो चिकन ही है। आपने कभी सोचा क्यों ऐसे होता है? हेजिंग एग्रीमेंट कि रेट जो मर्जी है, हमें इन्होंने अपना रेट कैलकुलेट हुआ कि हमें इस रेट के ऊपर प्रॉफिट होता है, तो कहते ठीक है। हेजिंग बिकम इफेक्टिव बिकॉज चेंज इन मार्केट रेट आर एडजस्टेड। अब ये जरा गौर से सुनिएगा, ये क्या कमाल की बात कर दी, ये बात समझ आ गई, लेक्चर यहीं खत्म। ये अगर समझ आ ना अभी पढ़ तो लें। हेजिंग बिकम्स इफेक्टिव, हेजिंग इफेक्टिव होती है क्यों? बिकॉज चेंज इन मार्केट रेट आर एडजस्टेड थ्रू गेन और लॉस ऑन हेजिंग। यानी इंक्रीज इन ट्रेड इज ऑफसेट बाय डिक्रीज इन हेजिंग एंड वाइस वर्सा। कोई नहीं समझ आई? सुने, हेजिंग उस वक्त इफेक्टिव होती है, मैं मार्केट में गया, मार्केट में रेट 90 मिला, मैं 90 रुपए लेके उदास उदास घर वापस आ रहा हूं, रास्ते में बैंक आ गया, हाँ मैं याद आ गया, मैंने कहा मैंने तो इसके साथ हेजिंग एग्रीमेंट किया है। मैं कहूंगा दे इधर 10 रुपए, दे इधर 100 रुपया लेके जाऊंगा, मुझे 100 रुपए में हमारा खाता था बिजनेस में, ओके। तो डिक्रीज जो था मेरा मार्केट में, जो मुझे डिक्रीज मिला, ये ऑफसेट हो गया कैसे? हेजिंग के इंक्रीज से। अच्छा, और अगर मार्केट में गया 110 मिला,
मैं खुशी खुशी घर जा रहा था, बैंक वाला आ गया। अब बैंक वाला क्या कहेगा, ये जो इनक्रीज था मेरा मार्केट में वो ऑफसेट हो जाएगा कैसे, डिक्रीज इन हेजिंग से, डिक्रीज इन हेजिंग से। यानी जो ट्रेड एग्रीमेंट में अगर लॉस हो तो हेजिंग में गेन होता है सेट ऑफ, और अगर ट्रेड एग्रीमेंट में गेन हो हेजिंग एग्रीमेंट में लॉस होता है सेट ऑफ। समझ रहे हैं गेम, नहीं समझे अभी तो क्वेश्चन जब सामने आएगा फिर पता चलेगा। समझ गया तो आखिरी बात, डेरिवेटिव मार्केट का सबसे बड़ा असूल बता दूं आपको, लेकिन असूल बताऊंगा, रीजन नहीं बताऊंगा, रीजन आपने घर जाके खुद सोचना है, लिख लें। hedging is a zero sum game. Hedging is a zero sum game. Hedging is a zero sum game. ये बहुत बड़ा असूल है डेरिवेटिव मार्केट का, हेजिंग मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट हेजिंग मार्केट एक ही चीज है, नहीं समझ आई ना इस असूल की। जीरो सम का मतलब है अगर एक पार्टी को नुकसान होगा दूसरी को फायदा होगा, टोटल इफेक्ट उधर ही आ जाएगा। अगर एक जगह पे नुकसान होगा दूसरी जगह पे फायदा होगा, नेट इफेक्ट उधर ही आ जाएगा। एक जगह पे फायदा होगा दूसरी जगह पे नुकसान होगा, नेट इफेक्ट उधर ही आ जाएगा। 100 पे 100 पे, ठीक है जी। नहीं समझ आई बात की, ये तो आएगी कल। कल हम करेंगे पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन हेजिंग का, डेरिवेटिव मार्केट का जो होगा कमोडिटी रेट। अच्छा अब मुझे बताइए पूरे चैप्टर का स्ट्रक्चर जाते जाते बता दे, बस मैं खुश हो जाऊंगा। ये अब आपको समझ आ रहा है, ये टेबल समझ आ गया। ये टेबल नहीं, ये पूरा चैप्टर है। ये टेबल नहीं, ये पूरा चैप्टर। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं। पहला होगा कमोडिटी प्राइस रिस्क थ्रू फॉरवर्ड। दूसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होगा बताइए, कमोडिटी प्राइस रिस्क मैनेजमेंट थ्रू फ्यूचर। तीसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होगा, एक्सचेंज रेट रिस्क मैनेजमेंट थ्रू फॉरवर्ड। फिर एक्सचेंज रेट रिस्क मैनेजमेंट थ्रू फ्यूचर। फिर एक्सचेंज रेट रिस्क मैनेजमेंट थ्रू ऑप्शंस। फिर एक्सचेंज रेट रिस्क मैनेजमेंट थ्रू मनी मार्केट हेजिंग। फिर इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट थ्रू फॉरवर्ड। फिर इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट थ्रू फ्यूचर्स। फिर इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट थ्रू ऑप्शंस। नहीं की ना है ना आपको, नहीं आया भाई। एक किताब पे वो टेबल खोलें, एक किताब के दूसरे सफे पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव वाली लिस्ट मैच करते जाएं। देखें कम्युनिटी रेट रिस्क, लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन सा, कम्युनिटी रेट रिस्क मैनेजमेंट। हेजिंग का मतलब रिस्क मैनेजमेंट ही होता है ना। कम्युनिटी रेट हेजिंग थ्रू फॉरवर्ड, कम्युनिटी रेट हेजिंग थ्रू फ्यूचर्स, एक्सचेंज रेट रिस्क हेजिंग थ्रू फॉरवर्ड। ये इंट्रोडक्शन है, थ्रू फॉरवर्ड। फिर करेंसी रेट हेजिंग थ्रू फ्यूचर, करेंसी रेट हेजिंग थ्रू, और फिर करेंसी रेट हेजिंग थ्रू मनी मार्केट। फिर उसके बाद इंटरेस्ट रेट हेजिंग थ्रू, ये छोटे मोटे कंसेप्ट है, ये छोटे मोटे कंसेप्ट है। पूरा चैप्टर का स्ट्रक्चर समझ आ गया, क्या सीखने जा रहे हैं। कल से इंशाल्लाह कैलकुलेशन, और अगर कल का लेक्चर आपने समझ लिया, भाई जब भी कल नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर जब अगर आपने समझ लिया तो समझ ले सारा रिस्क मैनेजमेंट आपके ग्रिप में आ गया इंशाल्लाह। छोटे मोटे 10% तक के कंसेप्ट हो सकता है, 90% लेक्चर आपकी ग्रिप में, चैप्टर ग्रिप में आ गया। कब, अगर आज का लेक्चर भी समझ लिया और कल का लेक्चर भी आपने समझ लिया। नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है जी।
चलिए कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लें। ये टेबल लाजमी, बाकी हर चीज भूल जाए चाहे आज के लेक्चर में, दो चीजें नहीं भूलनी आपने। नंबर 1 ये टेबल, और नंबर 2 ये पहला रूल। बाकी भी अगर समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ये अगर दूसरा भी समझ आ जाए तो तीसरा कोई समझने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन में समझा दूंगा। टेबल समझ लें, 2 रूल समझ लें। आज का लेक्चर यही था। क्लियर जी? आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।